हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। सूक्ष्म जीव वह जीव हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हमें नग्न आंखों से दिखाई ही नहीं देते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें एक यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है और उस यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी आप सभी बच्चों ने अपनी साइंस की लैब में ज़रूर देखा होगा। इस यंत्र के अंदर बहुत सारे लेंस होते हैं जिन्हें एडजस्ट करके हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही आसानी से देख पाते हैं। सो आई होप सो आप सभी को सूक्ष्म जीव क्या होते हैं ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सूक्ष्म जीव को हमने 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया है। मतलब इसके 4 मुख्य प्रकार हैं: जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। बच्चों, जीवाणु को हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनके कारण हमें बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं। अब हम इनके उदाहरणों के बारे में पढ़ते हैं। जीवाणु का उदाहरण है स्पाइरल जीवाणु। आप अपनी स्क्रीन पे ये चित्र देख सकते हैं। कवक का उदाहरण है पेनिसिलियम। शैवाल का उदाहरण है स्पाइरोगायरा। प्रोटोजोआ का उदाहरण है अमीबा। बच्चों, ये सभी उदाहरण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी बच्चे इन सभी उदाहरणों को अच्छे से याद कर लें। अब हम बात करते हैं विषाणु की। बच्चों, विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, मतलब कि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इन्हें भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों से थोड़े अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुणन नहीं कर सकते हैं। कैसे गुणन नहीं कर सकते, आइए हम जानते हैं। बच्चों, विषाणुओं को गुणन करने के लिए, मतलब कि मल्टीप्लाई करने के लिए, उनकी ग्रोथ होने के लिए एक पौधे या एक जंतु कोशिका की ज़रूरत पड़ती है। जब तक वो किसी मनुष्य के शरीर में है तभी तक वह जीवित रह सकते हैं। अगर वो मनुष्य के शरीर में नहीं है या फिर किसी जीव के शरीर में नहीं है तो वे एक मृत की तरह ही व्यवहार करते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि विषाणु शरीर के बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही ये सक्रिय हो जाते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सजीव कहाँ रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सजीव रहते कहाँ होंगे? तो बच्चों, आओ अब हम इसके बारे में जानते हैं। सजीव मरुस्थल में, मरुस्थल का मतलब होता है बच्चे रेगिस्तान, रेगिस्तान में रहते हैं। इसे हम डेजर्ट भी कहते हैं। ये दलदली इलाकों में रहते हैं जहाँ पे काई वगैरह होती है। ये बर्फीली शीत में रहते हैं, मतलब पहाड़ों में, जन पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। गर्म इलाकों में भी रहते हैं। ये जीवों के शरीर के अंदर भी रहते हैं, मेरे शरीर में, आपके शरीर में, जितने भी जानवर हैं उनके शरीर में। ये जल के अंदर भी पाए जाते हैं और वायु में भी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये सब जगह पाए जाते हैं। हर जगह हैं सूक्ष्म जीव। आपके हाथ पे, आपके मुंह पे, आपके कपड़ों पे, ये हर जगह पाए जाएंगे। यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं। फोटोज से क्या होता है, हमें वो चीज़ ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में रहती है। तो यहाँ पे आपको डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा। ये दलदली इलाके हैं और यहाँ पे क्या है, एक पर्वत पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। तो इन सभी इलाकों में सूक्ष्म जीव रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों, आपने सुना होगा, हमारा चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु।
इसका मतलब है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और हमारे शत्रु भी हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र क्यों हैं। सूक्ष्म जीव अल्कोहल बनाने में मदद करते हैं। अल्कोहल या फिर इसे हम शराब भी कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं अल्कोहल फलों से बनती है? किससे बनती है? फलों से। फल बहुत मीठे होते हैं खाने में, इसका मतलब फलों के अंदर चीनी होती है। वो चीनी यीस्ट के द्वारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि अगर मैं फलों के अंदर यीस्ट डाल दूं तो वो फल जो हैं वो अल्कोहल में बदल जाएंगे और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन। बच्चों, किण्वन की खोज लुई पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और कब की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 में। एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किण्वन क्या है और इसकी खोज किसने की थी। नेक्स्ट टॉपिक है कि सूक्ष्म जीव दही, ब्रेड, अचार, पनीर ये सभी चीज़ें बनाने के लिए भी हमारी मदद करते हैं। आप सभी ने देखा होगा ब्रेड या केक, भटूरे ये सब चीज़ें जब आप बनाते हैं उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, राइट? वो बहुत ही स्पॉन्जी से होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों उसके अंदर हम यीस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? यीस्ट। और यीस्ट बहुत तेजी से जनन करके श्वसन करता है और जब यीस्ट सांस लेता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि यीस्ट कौन सी गैस छोड़ता है? तो आपको आंसर देना होगा यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। दही जो आपकी मम्मी बनाती हैं बच्चों, उस दही के अंदर भी एक जीवाणु होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का ये जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो आपको समझ आ रहा है कैसे सूक्ष्म जीव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करते हैं। तीसरा यूज है बेटा औषधीय उपयोग। क्या आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव औषधियों में भी पाए जाते हैं? बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिनके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक, इन्हें हम बोलते हैं प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या है? यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती हैं। ये ऐसी औषधियां हैं, ऐसी दवाइयां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले उन छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को मार डालती है। उनके कुछ उदाहरण हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। आप सभी बच्चों को ये तीनों नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज 1929 में की थी। कब की थी? 1929 में। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किस चीज की थी? तो बेटा पेनिसिलिन की थी। किसकी? पेनिसिलिन की। फोर्थ यूज है बेटे वैक्सीन। क्या आप सब जानते हैं वैक्सीन क्या होता है? बच्चे, वैक्सीन को हम टीका भी कहते हैं। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। आप सभी बच्चों को बचपन में टीके जरूर लगे होंगे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज 1798 में की थी। यह क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। उर्वरता मतलब क्वालिटी। मिट्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। वो कैसे? कि जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है उसका स्थिरीकरण कर देते हैं,
उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। छठा और लास्ट पॉइंट है पर्यावरण की सफाई। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण भी बन जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इन अपशिष्टों का अपघटन करते हैं और इन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि सूक्ष्म जीव हानिकारक क्यों हैं। अभी हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र क्यों हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक क्यों हैं, वो हमारे शत्रु क्यों हैं। तो पहला पॉइंट है कि सूक्ष्म जीव बीमारी फैलाते हैं। जो सूक्ष्म जीव बीमारी फैलाते हैं उन्हें हम रोगाणु कहते हैं। ये बात समझ आई आप सभी को। अगर आपसे पूछा जाए कि रोगाणु क्या हैं, तो आपको लिखना होगा वह सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैलाते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ये बीमारी फैलाते कैसे हैं। मान लीजिए एक संक्रमित व्यक्ति है। संक्रमित व्यक्ति मतलब जिसको कोई भी बीमारी है, तो उसके अंदर, उसके शरीर में जो भी रोगाणु हैं वो एक स्वस्थ व्यक्ति तक ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये एक व्यक्ति तक ट्रांसफर हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं संचरणीय रोग। तो बच्चों, संचरणीय रोग क्या होते हैं? संचरणीय रोग वह रोग हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाएं। अब वो पहुंचेंगे कि वो पहुंचते हैं वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा और कायिक संपर्क के द्वारा। उदाहरण है हैजा, खांसी, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय। क्षय मतलब होता है बच्चे टीबी। आप सभी को आपकी टीचर्स कहते होंगे कि आपको अच्छे से बार बार हाथ धोने चाहिए। क्या आपने सोचा है क्यों धोने चाहिए? मान लीजिए किसी बच्चे को आपकी क्लास में जुकाम है या फिर खांसी है और वो छींकता है, तो वो जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो उसके हाथ पे लग गई हैं। अब वो अपना हाथ अगर कहीं और रखेगा या फिर आपसे हाथ मिलाएगा तो वो जो छोटे छोटे कण हैं वो आप तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ऐसे ये बीमारियां एक जीव से दूसरे जीव में फैलती चली जाती हैं। इसलिए आपको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए और जब भी छींक आए या खांसी आए तो आपको अपनी नाक को एक रुमाल से ज़रूर ढक के रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक बीमारियां फैलती हैं, वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा और कायिक संपर्क द्वारा। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसे भी रोगाणु हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए रोगवाहक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही कुछ रोगवाहक हैं घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या करती है? कूड़े पे बैठ जाती है एंड देन वो कुछ देर बाद हमारे खाने पे बैठ जाती है। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में भी दिखाया गया है कैसे ये मक्खी कूड़े पे बैठने के बाद इस खाने की चीज पर बैठ गई और अगर हम इसको खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो घरेलू मक्खी एक प्रकार का रोग वाहक है। दूसरा पॉइंट है बेटा मादा एनोफिलीज मच्छर। ये एक प्रकार का मच्छर है जो कि मलेरिया जैसी घातक बीमारी को फैलाता है। तीसरा है मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर क्या करता है? डेंगू फैलाता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मच्छर कौन सी बीमारी फैलाता है। तो प्लीज़ आप बच्चे यहाँ पे नोट करें
कि मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है और मादा एडीज मच्छर डेंगू फैलाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कि सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं। आप इस टेबल में देख सकते हैं क्षय रोग मतलब कि टीबी, ये जीवाणु के कारण होती है और कैसे होती है, वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। ऐसे ही खसरा जिसे हम मीजल्स कहते हैं, ये वायरस के द्वारा होती है। वायरस को बच्चों हम विषाणु भी बोलते हैं, ये भी वायु के द्वारा ही फैलेगी। फिर आती है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा होती है। पोलियो भी वायरस के द्वारा होती है बच्चों, लेकिन ये कैसे फैलता है? हवा से और पानी से। नेक्स्ट है हेजा। हेजा जीवाणु के कारण होती है। टाइफाइड जीवाणु के कारण होती है। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होती है। और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अभी हमने पढ़ा था कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। इनके बचाव के तरीके भी दिए गए हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर हमें मलेरिया से बचना है तो अपने आसपास हमें घरों में पानी नहीं भरने देना है, मच्छरदानी का प्रयोग करना है, जहाँ भी पानी भरा हो उन्हें खाली करो, कीटनाशक का छिड़काव करो ताकि वहाँ पे मच्छर जनन ना कर सके। अब आगे हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीव पौधों में कैसे बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो बेटा एक बीमारी होती है नींबू कैंकर। ये किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। और कैसे होती है? वायु से। ऐसे ही गेहूं की रस्ट, इसमें क्या होता है? गेहूं के अंदर रस्ट लग जाती है, फुई सी लग जाती है। ये किसके कारण होती है? कवक के कारण। फिर है भिंडी की पित्त, ये होती है वायरस के कारण, जिसको हम बोलते हैं विषाणु। नेक्स्ट टॉपिक आता है खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन क्या होता है? बच्चे कई बार हम लोग कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसको खाने के बाद हमें बहुत जोर से पेट में दर्द होने लगता है या फिर हमें उल्टी आने लग जाती है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है आपके साथ? आइए हम लोग जानते हैं। भोजन के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो उस खाने को विषैला बना देते हैं। मतलब वो हमारे खाने को जहर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जहर। अब वो जहर हम अगर खाएंगे, हमारे पेट को वो अच्छा नहीं लगेगा और वो उसको वापस बाहर फेंक देगा। इसी कारण से हमें उल्टी हो जाती है। खाद्य विषाक्तन को हम फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। मतलब फूड का पॉइजन में बदल जाना, खाने का जहर में बदल जाना। और ये कैसे होता है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये होता है सूक्ष्म जीवों की वजह से। मान लो आप कहीं मार्केट में गए हो, वहां आपको कुछ डिश दिख गई अच्छी सी, आपको वो खानी है, लेकिन आसपास इतनी गंदगी है, वहाँ इतनी मक्खियाँ बैठी हैं। अब वो मक्खी अपने शरीर पे इतने सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव ले आएगी और आपके उस रसगुल्ले पे बैठ गई। उससे क्या होगा? वो सारे सूक्ष्म जीव आपके उस रसगुल्ले पे उसने छोड़ दिए। अब अगर आप उस रसगुल्ले को खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो हमें फूड पॉइजनिंग से भी बचना है। आइए तो हम जानते हैं कि हम कैसे अपने खाने को पॉइजन बनने से बचा सकते हैं। हम सभी के घर पे खाना रोज बनता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोज रोज नहीं बन सकती हैं, जैसे कि जैम, अचार, दूध डेली डेली नहीं बन सकती हैं ये चीज़ें। तो हमें इन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है, इन्हें हमें सूक्ष्म जीवों से बचा के रखना पड़ता है।
तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम अपने इन सभी खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचा सकें? आइए देखते हैं। पहला है बेटे रासायनिक उपाय। सोडियम बेंजोएट नाम का एक रसायन होता है जो कि हम अचार में, जैम में, स्क्वैश में, इन सभी चीज़ों में डालते हैं। तो बच्चों, बाजार में मिलने वाले अचार, जैम, इन सब में कौन सा रसायन पाया जाता है? सोडियम बेंजोएट। बेटा, ये 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो प्लीज़ इस नाम को याद कर लेना, सोडियम बेंजोएट। दूसरा तरीका है नमक। क्या आप जानते हैं कि नमक के द्वारा भी हम अपने खाने को खराब होने से बचा सकते हैं? वो कैसे? जो मछलियां हैं, जो मांस है, उसके ऊपर बहुत सारा नमक लगा दिया जाता है ताकि वो सड़े ना या फिर बहुत दिनों तक वो अच्छे से चलता रहे। तीसरा है बेटा चीनी। जितनी भी जैम है, जेली है, स्क्वाश है, इन सभी के अंदर चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि चीनी सूक्ष्म जीवों को जनन करने से रोकती है। चीनी अगर अधिक होगी तो सूक्ष्म जीव अच्छे से जनन नहीं कर पाएंगे, वो सारे के सारे मृत हो जाएंगे। अगला है बेटा तेल और सिरका। आप सभी के घर में अचार ज़रूर बनता होगा, तो आपने देखा होगा कि अचार में खूब सारा तेल, नमक या फिर सिरका डाला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके इस्तेमाल से सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, वो आपके अचार को दूषित नहीं कर पाते हैं और अचार जो है वो बहुत लंबे समय तक चल पाता है। अगला पॉइंट है ठंडा गरम करना। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब भी खाना बच जाता है और उसको हम अगर बाहर ऐसे ही रख दें तो वो थोड़ी देर बाद सड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन अगर हम उस खाने को फ्रिज में रख देते हैं तो वो 1-2 दिन तक आराम से चल जाता है। तो अगर हम चीज़ों को ठंडा करें या फिर गर्म करें तो भी उनके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉस्चराइजेशन के बारे में। पॉस्चराइजेशन को हम पॉस्चरीकरण भी बोलते हैं। अब जानते हैं पॉस्चरीकरण होता क्या है। बच्चों, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर हम 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करेंगे। क्या करेंगे? एक पतीला लिया, उसमें दूध डाला और उस दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे और उसके बाद उसे एकदम से ठंडा कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा? सूक्ष्म जीव जनन नहीं करेंगे, उनकी वृद्धि वहीं पे रुक जाएगी। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 सेक्शन है, हीटिंग सेक्शन और कूलिंग सेक्शन। हीटिंग सेक्शन का मतलब है गर्म करने वाला सेक्शन और कूलिंग सेक्शन है जहाँ पे हम दूध को ठंडा करेंगे। कितने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे हम? 70 डिग्री सेल्सियस पे। और कितने सेकंड के लिए? 15 से 30 सेकंड के लिए। तो हमने ये गाय के दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री पर गर्म किया और फिर एकदम से उसे ठंडा कर दिया। तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है पॉस्चराइज्ड मिल्क। और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे पॉस्चरीकरण, जिसे हम इंग्लिश में पॉस्चराइजेशन भी कहते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि पॉस्चरीकरण की खोज लुई पॉस्चर ने की थी? तभी इस प्रक्रिया को हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइट्रोजन हमारी वायुमंडल में पाया जाता है। तो वो नाइट्रोजन हमारे पौधों को चाहिए,
तो उन पौधों तक वो नाइट्रोजन कैसे पहुंचेगा? क्या आपने कभी सोचा है? पौधों के पास नाक नहीं है, मुंह नहीं है, तो वो नाइट्रोजन कैसे ले सकते हैं अपने अंदर? तो बेटा, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है। कहाँ होता है वो? वो होता है लेग्यूम पौधों की जड़ों में। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जड़ों में मोटी मोटी गोल गोल गांठें हैं। ये गांठें किस चीज की हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम जीवाणु। ये जीवाणु क्या करता है? जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करेगा और हमारे पौधे को वो नाइट्रोजन मिलती रहेगी। इम्पॉर्टेंट चीज है बेटा ये कि राइजोबियम जीवाणु मिलता है और किस पौधे में मिलता है? लेग्यूम पौधों में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेग्यूम पौधे कौन से होते हैं? जितने भी बेटा दालों वाले पौधे हैं, मटर है, सेम है, ये सब लेग्यूम पौधे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछा जाता है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो आप लिखेंगे राइजोबियम जीवाणु। फिर वो पूछ सकते हैं राइजोबियम जीवाणु किन पौधों में पाया जा सकता है? आंसर है लेग्यूम पौधों में। लेग्यूम पौधों में कहाँ पाया जाता है? उनकी जड़ों में। लेग्यूम पौधों के उदाहरण सेम, मटर और दाल। और लास्ट क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है हमारे वायुमंडल में? आंसर है 78%। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र को हम इस डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ पाएंगे। ये डायग्राम आप सभी की एनसीईआरटी बुक्स में भी दे रखा है। बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा कर पाते हैं। अब वो जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल से पौधे की जड़ के द्वारा पौधे में चली गई। तो अब वो नाइट्रोजन पौधों द्वारा अवशोषण होगी। कैसे होगी? अब जितने भी जंतु हैं या हम जो मनुष्य हैं वो उन पौधों को खाएंगे, तो वो हम मनुष्य के अंदर आ गया और फिर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के द्वारा जो नाइट्रोजन के अपशिष्ट हैं वो वापस से मिट्टी में आकर मिल जाएंगे। मिट्टी में मिलने के बाद वो पौधों द्वारा फिर से उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में वापस से परिवर्तित कर देते हैं और वो नाइट्रोजन गैस वापस से वायुमंडल में चली जाती है। इस तरीके से नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, ना वो कम होती है ना वो बढ़ती है। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।